क्या भारत देश की डेमोक्रेसी खतरे में है? मोदी सरकार के आने के बाद में क्या हमारा देश वन नेशन वन पार्टी रूल की तरफ यहां पर बढ़ता चला जा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ साल में हमको कई प्रकार के ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। पहला, दिल्ली में दिल्ली के लोगों के द्वारा चुने गई सरकार को एलजी के माध्यम से कानून बनाकर पावर को छीनने का प्रयास करना। A top story this evening, the centre brings an ordinance to give the power of transfers and postings of bureaucrats in the national capital to Delhi's Lieutenant Governor. दूसरा, लोगों से विरोध करने का अधिकार यहाँ पर छीनना। आप सभी को पता होगा देश का पहलवान काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन पावर का उपयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ के भगा दिया गया। तीसरा, देश का किसान जो एमआरपी को लेकर देश में काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहा था, उनका स्वागत रबर बुलेट से यहाँ पर किया गया। चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, जिसको सोनम वांगचुक और हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, खबर दिखानी चाहिए, लेकिन देश का मीडिया खबर में दिखाता है कि एलवीश यादव ने पहली रात जेल में ये खाया और ये पिया। जेल अधिकारियों के माने तो रविवार को एलवीश यादव को खाने में पूरी, आलू बैंगन की सब्जी और हलवा दिया गया। और ये सब करने के बाद भी अगर कोई विपक्ष का नेता सरकार से सवाल पूछता है तो ईडी, सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग करके उसे जेल में डाल देना। इन्हीं सब मामलों में से एक मामला जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है आखिर शराब घोटाला, क्या अरविंद केजरीवाल ने वाकई में कोई अपराध किया है या फिर विपक्ष के द्वारा या फिर सत्ताधारी सरकार के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इसका बेनिफिशियल मिले। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, हम पूरी की पूरी डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब माफियाओं से रिश्वत लेने का आरोप यहाँ पर लगाया है। मामले की शुरुआत होती है कोरोना काल से, जब दिल्ली की सरकार एक नई आबकारी नीति या इसे आप नई शराब नीति के नाम से भी जान सकते हैं, उसे यहाँ पर लेकर आई। सरकार लोगों को शराब पिलाकर कुछ राजस्व इकट्ठा यहाँ पर करना चाहती थी। आज भी उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में शराब राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कई राज्यों में शराब बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर बेची जाती है, जिससे वहां की सरकार कुछ राजस्व कमा सकती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए नई शराब नीति को यहाँ पर लागू किया। अब हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है नई शराब नीति, लेकिन नई शराब नीति को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर पुरानी शराब नीति क्या थी। तो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता चलता हूं। पहला, पुरानी शराब नीति के तहत 60% जो शराब की दुकानें थी वो सरकार के द्वारा चलाई जाती थी, वहीं 40% जो दुकानें होती थी वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन नई शराब नीति में 100% की दुकानें जो है वो प्राइवेट कर दी गई, अर्थात सभी की सभी दुकानें वो प्राइवेट लोगों के हाथ में यहाँ पर दे दी गई। दूसरा, पुरानी शराब नीति में जो लाइसेंस L1 लाइसेंस हुआ करता था, जिसको लेकर कोई भी व्यक्ति शराब यहाँ पर बेच सकता था, उसकी कीमत पुरानी शराब नीति में मात्र 25 लाख हुआ करती थी। वहीं नई शराब नीति में इस लाइसेंस की कीमत को बढ़ाकर 5 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया। अब सभी को पता होगा कि शराब को बेचने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसी लाइसेंस की हमने बात की है कि पहले कीमत 25 लाख रुपए हुआ करती थी और नई शराब नीति में उस लाइसेंस की कीमत को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 यानी कि 27 दुकानें यहाँ पर खोली गई। इसका मतलब कुल 849 दुकानें यहाँ पर दिल्ली में खुलनी थी नई शराब नीति के तहत। अब नई शराब नीति लागू होने के बाद में इसमें कई प्रकार की खामियां देखने को मिली। इन खामियों का उजागर जो है वो दिल्ली के मुख्य सचिव ने जाकर किया दिल्ली के उपराज्यपाल विवेक सक्सेना से, और सचिव का कहना था कि शराब नीति में कई प्रकार के घोटाले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से उन्होंने उदाहरण देकर यह बताया कि दिल्ली की सरकार ने जो पहले L1 लाइसेंस की कीमत हुआ करती थी वो मात्र 25 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया, जिस कारण से छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। अब जितने भी लोग इस लाइसेंस को खरीदेंगे वो सारे के सारे बड़े लोग होंगे या बड़े घराने से होंगे। इस नई शराब नीति में एक और फॉल्ट ये निकल के आया कि पुरानी शराब नीति में 750 ml की वो बोतल जो 530 रुपए की मिला करती थी, उसमें सरकार को मुनाफा होता था 329 रुपए और 89 पैसे, और वहीं पर व्यापारी का मुनाफा मात्र होता था 33 रुपए और 35 पैसे। लेकिन नई शराब नीति आने के बाद में इसी 750 ml की बोतल का मूल्य बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया, और वहीं व्यापारी का मुनाफा को बढ़ाकर 563 रुपए और 27 पैसे कर दिया गया। एक और बात ध्यान दीजिए कि सरकार का मुनाफा मात्र 3 रुपए और 78 पैसे यहाँ पर रखा गया। आप आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि वो
मुनाफा जो पहले सरकार को होता था वो मुनाफा व्यापारी को होने लगा है। सरकार का इसमें यह पक्ष था कि सरकार कहना चाहती थी कि हमने व्यापारियों से लाइसेंस की वैल्यू के रूप में इतना पैसा ले लिया कि हाँ हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, अब जितना भी पैसा है वो व्यापारी कमा सकते हैं शराब को बेचकर। अब सरकार ने लाइसेंस के दाम बढ़ाकर छोटे व्यापारियों के पहुंच से इसको बाहर कर दिया, लेकिन अब सारे के सारे बड़े व्यापारी ही इस लाइसेंस को यहाँ पर खरीद सकते हैं और यहीं से एंट्री होती है साउथ ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, साउथ ग्रुप अर्थात साउथ के वो उद्योगपति लोग जो अब दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन सभी को यहाँ पर खरीदने वाले हैं। और ये बात साउथ ग्रुप तक कैसे पहुंची, तो इसमें मीडिएटर का काम किया गया है के कविता जी के द्वारा। जी हाँ, के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, जिन्होंने दिल्ली के सीएम और इन साउथ ग्रुप के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम किया, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को यह कहा गया कि आप जितने भी दुकानों के टेंडर है वो साउथ के लोगों को यहाँ पर सौंप दें। इसका मतलब के कविता जी ने दिल्ली तथा साउथ ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम यहाँ पर करवाया था। अब जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने इन सभी की शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल से करी तो इन बात की जानकारी मनीष सिसोदिया को लग गई और मनीष सिसोदिया या दिल्ली की सरकार ने इस नई की नीति को यहां पर समाप्त कर दिया और सरकार का कहना था कि अब से हम इस नई शराब नीति पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बात गौर करने लायक है दोस्तों कि वो शराब नीति जो नवंबर 2021 में लाई गई थी, उस शराब नीति को मात्र जुलाई 2022 में बंद कर दिया गया और आपने बंद भी तब किया है जब सचिव ने राज्यपाल से शिकायत कर दी। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब इसमें आप एक और बात पर गौर कीजिएगा कि वो शराब नीति जो पूरे साल भर भी नहीं चली, इसमें वो लोग जो पहले ही साउथ ग्रुप के वो लोग जो 5 करोड़ रुपए का लाइसेंस लगाकर इन्वेस्ट करके अपना पूरा व्यापार बिठा चुके हैं, अब नई शराब नीति के बंद होने पर उनको काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। ये सब होने के बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति पर सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग कर दी। इसके बाद सीबीआई तथा ईडी के द्वारा जांच की शुरुआत यहां पर की गई। इन सभी मामलों में साउथ ग्रुप का एक व्यक्ति सरकारी गवाह यहां पर बन गया। याद कीजिए, आप ये सोचेंगे कि सरकारी गवाह क्यों बन गया, तो मैंने कहा था कि जब सरकार ने नई शराब नीति को बंद किया तो इससे काफी सारे कारोबारियों को नुकसान होने वाला है। नुकसान को देखते हुए वो व्यक्ति सरकारी गवाह बना और उसने सारी की सारी जानकारी सीबीआई तथा ईडी को सौंप दी और उसी के द्वारा ये कहा गया कि साहब हमको लाइसेंस देने की एवज में दिल्ली सरकार तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमसे रिश्वत यहाँ पर ली है और ये रिश्वत का जितना भी पैसा है वो सरकार ने पंजाब के तथा गोवा के चुनाव में यहाँ पर खर्च यहाँ पर कर दिया है। ये सभी जानकारी को मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली सरकार के ऊपर तथा उनके कई लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर दर्ज किया गया और कई सारी गिरफ्तारियों की शुरुआत यहाँ पर होने लगी। इन सभी मामलों में पहली गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर की यहाँ पर हुई। एक्साइज पॉलिसी मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तथा उस समय आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की हुई। इसी के तुरंत बाद जो गिरफ्तारी हुई वह आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार यहाँ पर कर दिया गया। इन सभी गिरफ्तारियों का क्रम चलता रहा और वहीं से नाम निकल कर आया के कविता। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था के कविता वही महिला है जो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और उन्होंने दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम यहाँ पर करवाया था। के कविता की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद 8 बार समन भेजने के बाद 9वीं बार ईडी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर पर पहुंची और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया। जिससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की हाई कोर्ट में गए, लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और वो दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में यहां पर बिताना पड़ा। जिसके बाद ईडी को अरविंद केजरीवाल जी की 6 दिन की न्यायिक हिरासत भी यहां पर प्राप्त हुई है, जिसमें ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ यहां पर कर रही है। अब ये सभी बातों को जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले में आरोपी हैं या ये केवल और केवल सीबीआई तथा ईडी का उपयोग करके केंद्र सरकार जो है उनकी पावर को हथियाना चाहती है ताकि आने वाले इलेक्शन में काफी ज्यादा उनको फायदा हो सके। ये बात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।